कक्षा 7 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से अभी तक 5 इकाई पढ़ चुके हैं और आज हम 6वीं इकाई शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण किस तरह होता है या पोषण की कौन कौन सी विधियाँ उनमें पाई जाती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हरे पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा जाएगा। स्वपोषी पौधे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। परजीवी पौधे किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह अपना पोषण करते हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। और कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं और कीटभक्षी पौधों के पोषण की क्या विशेषताएं होती हैं, हम इस अध्याय में इन सभी टॉपिक्स पे अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो आज कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है और भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जितने भी प्राणी हैं उनमें से कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्राणी क्या करते हैं, वे पादपों या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जितने भी जंतु या प्राणी हैं वह अपना भोजन या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या पौधों को खाने वाले दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं अपना, इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? यह जो प्रक्रिया है पौधों में, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं और हम यह कह सकते हैं कि पत्तियां जो हैं वह पौधों की रसोई घर होती हैं, क्योंकि उनका भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। जैसे घर की रसोई में भोजन बनाने के लिए आटा, चावल, दाल, इन सब पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों की पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं, यह हमें जानना आवश्यक है। भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरित, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या चीज़ें हमें पता चली कि भोजन बनाने के लिए पौधों को की पत्तियों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पर्णहरित, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किंतु यह सभी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं? कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है, कैसे जल पहुँचता है, और यह सारी क्रियाएं कैसे पत्तियों तक इकट्ठा होती हैं, ये सारे पदार्थ, यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें यह गुण होता है कि यह सौर ऊर्जा को, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है, उसको ग्रहण कर सकता है और पर्णहरित के कारण ही जो पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं, वह उसके पीछे का जो कारण है यह यही होता है कि उनके कोशिकाओं में पर्णहरित भरा रहता है, इसलिए वह हरे रंग की दिखाई देती हैं। और इस पर्णहरित में एक गुण पाया जाता है कि यह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसमें मिट्टी से जल अवशोषित करती हैं जड़ें और तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। तो पत्तियों को जल उपलब्ध हो गया, सूर्य की ऊर्जा मिल गई। साथ ही वायुमंडल के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर तक पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश की रश्मियों को अवशोषित कर लेता है, इन प्रकाश किरणों को, और क्या करता है? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज जो कि भोजन होता है उसको
बनाने का कार्य करता है। सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है पत्तियों पर, उसका उपयोग करके पर्णहरित क्या करता है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। यही ग्लूकोज ही भोजन का मुख्य स्रोत होता है। और साथ ही इस प्रक्रिया में प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो दो काम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़ करके ग्लूकोज का निर्माण हुआ तो भोजन तैयार हो गया। दूसरा काम क्या हुआ कि उससे एक गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस, जो कि श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है और इसे प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकल जाती है। यह ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों के माध्यम से कहाँ चली जाती है? बाहर वायुमंडल में। पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया जो है, पौधों द्वारा ग्लूकोज या भोजन बनाने की यह जो प्रक्रिया है, यही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया को एक समीकरण दिया जाता है, उसके द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में जुड़ते हैं और पर्णहरित कार्य करता है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण कर देता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड का 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 6 अणु आपस में मिल जाते हैं तो बनता है C6H12O6 और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आगे के क्लासेज में भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा पत्तियों में जो भोजन बनता है वह उसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। बचा हुआ जो भोजन होता है, जो कि फलों में, जड़ों में, तने में, पत्तियों में संचित रहता है, वह बाद में दूसरे प्राणी जैसे कि जंतु इत्यादि उसका उपयोग करते हैं। भोजन जो संचय होता है, जैसे आलू वह पौधे का तना होता है जिसमें भोजन संचय रहता है। मूली या पौधे की जड़ होती है जिसमें भोजन का संचय होता है। गोभी उसके फूलों में भोजन का संचय होता है। पालक की पत्तियों में, टमाटर के फल में, भिंडी, मिर्चा, इन सब की चीज़ों के फलों में भोजन संचित रहता है, जिसका दूसरे प्राणी उपयोग करते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, यह भी जान लें कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह एकमात्र स्रोत है सूर्य, और पौधे अपनी पत्तियों में पर्णहरित की सहायता से उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे भोजन बनता है। और यह भोजन ही पृथ्वी पर समस्त जो प्राणी हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक होते हैं। हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, जबकि अन्य जीव उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि उत्पादक कौन होते हैं, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए कि हरे पौधे। बाकी सब क्या हैं? उपभोक्ता होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, यह जान लीजिए एक क्रियाकलाप के माध्यम से। इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम पढ़ के बता देते हैं। एक चित्र के अनुसार जो है, एक चौड़े मुंह का गिलास लेकर इसके आसपास के तालाब से जो जलीय घास होती है, जैसे सेवार मतलब हाइड्रिला का पौधा इसमें रखते हैं, और लगभग एक बराबर लंबाई की 3 शाखाओं को जल में ही काट लें और इन शाखाओं को अलग अलग गिलास में रख देते हैं। शाखा एक ऐसी हो जो कि पूर्णतः जल में डूबी हो, इस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा हो, एक स्थिति ऐसी हो। 3 शाखाएं हम लिए हैं, जिसमें एक ऐसी है जिसमें सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ रहा है और पूर्णतः जल में डूबी हुई है, और दूसरा है जिसमें जल में डूबी हो किंतु काले रंग के कागज से ढकी होने के कारण इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। इस स्थिति में चौथी स्थिति घा है, जिसमें सूर्य का प्रकाश तो उपलब्ध है किंतु शाखा जल के बिना रखी गई है। सभी गिलासों को लगभग 1 घंटे तक खुले स्थान पर रखें। लगभग 1 घंटे बाद निरीक्षण करने पर हमें क्या मिलता है, इससे यह
हमें पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं। स्थिति का तथा खा में ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। अब गिलास खा में लगभग 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा डाल देते हैं और देखते हैं अब बीकर में गैस के बुलबुले अधिक तीव्रता से निकल रहे होते हैं। गा की स्थिति गा में काले कागज को एक तरफ थोड़ा हटाकर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि यहाँ गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? स्थिति गा में क्या स्थिति है, या मुरझाने क्यों लगा है? हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, या देखें। प्रथम स्थिति में जो रखे हरे पौधे को सूर्य का प्रकाश, जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया सामान्य रूप से संपन्न हो रही है। दूसरी स्थिति में जब हम इस बीकर में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं तो पौधों को अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलने लगती है। इस कारण ऑक्सीजन गैस के बुलबुले अधिक तीव्रता से निकलते दिखाई देते हैं। बुलबुले की तीव्र गति से निकलना प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि का सूचक है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिलने लगती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे और अधिक तीव्रता से ऑक्सीजन गैस बुलबुले के रूप में निकलने लगती है। तीसरी स्थिति में पौधे को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो उपलब्ध है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है और इस कारण बुलबुले भी नहीं बनते दिखाई देते हैं। चौथी स्थिति में जल न होने के कारण पौधा मुरझा गया है और सूखने की स्थिति में है। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि हरी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल सभी आवश्यक हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल सभी आवश्यक घटक हैं। इनमें से अगर एक भी अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वह ठीक से संपन्न नहीं होगी। इस प्रकार हमने यह जाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। तो यह था हमारा आज का लेक्चर कि स्वपोषी पौधे पोषण किसे कहते हैं, पौधों में स्वपोषी पोषण किस प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो यह था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।